पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहेगा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहेगा। देखो, हर युग में पत्र का बहुत महत्व रहा है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वाहन की व्यवस्था रहती थी। ये जो पत्र का महत्व है प्राचीन काल से है। जो राजा लोग रहते थे, राजा महाराजा, इनके जो विचार आदान प्रदान के लिए पत्र की व्यवस्था रहती थी, पत्र वहन की व्यवस्था रहती थी। और हमने सुना है कि शुरू में जैसे कबूतर जैसे पक्षियों के माध्यम से पत्र भेजने का उल्लेख हमें मिलता है। यह हमने पुराने ज़माने में ये बातें सुनी है कि कबूतर से पत्र भेजा। ये जो राजा महाराजा रहते थे, इनके पास उनकी अपनी व्यवस्था रहती थी। घोड़ों, ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग पत्र भेजने के लिए करते थे। जो आम जनता है, इनके लिए एक सरकारी व्यवस्था थी पत्र भेजने की। शुरू में इन जानवरों का उपयोग किया जाता था, जैसे घोड़ों का, ऊंटों का। आधुनिक काल में क्या हो गया, डाकघर आ गए। शुरू में जो सरकारी व्यवस्था थी तो पत्र भेजने के लिए किनका प्रयोग करते थे, जानवरों का प्रयोग करते थे, जैसे घोड़ों का, ऊंटों का। बाद में डाकघर आ गए। डाकघर एक माध्यम बन गया पत्र वहन का। और इसके बाद में संचार माध्यम आ गया। ये तो बहुत तेजी से काम करने लगा, संदेश भेजने का संचार माध्यम। और इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हो गई। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजे जाने लगे। पत्रों की जगह ईमेल से संदेश भेजने जाने लगे और ये खूब लोकप्रिय भी हो गए। आजकल तो अपना विचार भेजने के लिए लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। अपनी बातें दूसरों के पास पहुंचाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए आजकल तो मोबाइल उठाते हैं लोग। ये जो समय के साथ पत्र के जो संदेश भेजने का जो सिलसिला था या संदेश भेजने का जो तरीका था, ये बदल गया। इसमें बदलाव आ गया। फिर भी पत्रों का जो महत्व है ये कम नहीं हो सकता। सरकारी कामकाज होता है या जो व्यावसायिक क्षेत्र में जो बातें होती हैं, ये फ़ोन पर की जा सकती है। सरकारी कामकाज की बात फ़ोन पर हो सकती है, व्यवसाय की बात भी फ़ोन पर हो सकती है, लेकिन इसको अंतिम नहीं माना जा सकता। जब तक पत्र के माध्यम से ये बात नहीं होती, तब तक सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्र की बात जो है अंतिम नहीं मानी जाती, आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरह पत्र लिखने का जो सिलसिला है ये सदैव जारी रहेगा। आज हम बातें करेंगे आश्रम की व्यवस्था पर, आश्रम की व्यवस्था के बारे में। देखो, हमारे देश में तरह तरह के अनेक आश्रम हैं और इन आश्रमों का संचालन जो है ये कुछ धर्मदाय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। आश्रमों का जो संचालन है, आश्रम जो चलाते हैं, किनके द्वारा चलाते हैं? ये धर्मदाय संस्थानों के
या सरकारी एजेंसियों के द्वारा चलाते हैं। सरकारी एजेंसियां या जो संस्थाएं होती हैं, धर्मदाय संस्थाएं जो होती हैं, इनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होते हैं ये आश्रम चलाने का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसे आदमियों से, ऐसे लोगों से आश्रमवासी जो होते हैं इनके ऊपर ज्यादती या अत्याचार होते हुए हमने सुना है। तो अगर हमें आश्रम की व्यवस्था अच्छी बनानी है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं इनमें जो कुशल व्यक्ति होंगे इनके हाथों से आश्रम व्यवस्था चलाने की बात हम या प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर ऐसे आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के हाथ में ही, कुशल व्यक्तियों के हाथ में ही ये आश्रम का काम अगर सौंपा दिया जाएगा तो क्या होगा कि आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं इनको काम सीखने का मौका भी मिलेगा और खुद आश्रम में रहने के कारण ये आश्रमवासी व्यक्ति जो है आश्रम का काम चलाने वाली ये ठीक तरीके से या योग्य तरीके से आश्रम का काम देख सकते हैं, चला सकते हैं। और ये जो आश्रम में ज्यादती होती है या जो अत्याचार होते हैं, जो समस्याएं पैदा होती हैं दूसरे व्यक्तियों के कारण, इसके ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश भी लग सकता है। अगर हम आश्रमवासियों के हाथ में ही आश्रम की व्यवस्था का काम देंगे तो आश्रम की जो समस्याएं आती हैं ये कुछ कम हो सकती हैं।